हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो आपने जो मुझे प्यार दिया है वो यूट्यूब के थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू, आपके फीडबैक के थ्रू मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे दोस्तों यकीन मानो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इन्हीं सब आपके कमेंट से, और आपके क्या कहते हैं, जो आपके पॉजिटिव जो फीडबैक आए हैं। ठीक है। कुछ फीडबैक नेगेटिव भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि मैं जितना पॉजिटिव फीडबैक से नहीं सीख पाऊंगा जितना आपके नेगेटिव फीडबैक से मैं सीखूंगा। तो चलिए, आज इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाबू आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया सब्जेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो आपका ग्रुप 2 का पेपर है। चलिए देखते हैं। पेपर नंबर 6। जी हाँ, पेपर नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाया, ऑडिट एंड एश्योरेंस। सबसे पहले सर सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपको इंस्टीट्यूट ने बेटा जी दो मॉड्यूल दिए होंगे, पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में जो आपको जो चैप्टर है, सिलेबस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप पहला चैप्टर उठा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडिट का ही हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप पहला चैप्टर उठाएंगे तो वो अपना अपने बारे में बताएगा कि हम क्या हैं, हमारा स्कोप क्या है, हमारे एडवांटेज क्या है, हमारे डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें इंट्रो वगैरह हम देखेंगे। उसके बाद ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, ऑडिट करने से पहले क्या स्ट्रेटेजी होगी ऑडिटर की, प्लानिंग क्या होगी और प्रोग्राम क्या होगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ये भी देखेंगे, और ऑडिट एविडेंस, यानी ऑडिट करते वक्त हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसका एविडेंस भी देखेंगे। देखो, पूरा का पूरा जो पेपर है प्रैक्टिकल पेपर है ये। ठीक है। तो वही चीज़ है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फ्रॉड, अगर आपको एंटिटी में फ्रॉड मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, मतलब मैं यहाँ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब एक अमेजोन की कंपनी है, फ्लिपकार्ट की कंपनी है, ये अपना ऑडिट कैसे करेंगी उसके बारे में। मतलब कि ये ऑडिट नहीं करेंगी, सॉरी, ऑडिटर इनका ऑडिट कैसे करेगा, उसको क्या कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं। ऑडिट सैम्पलिंग देखेंगे, ऑडिट सैम्पलिंग क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर भी देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 में, जी हाँ, मॉड्यूल 2 में ये आपके चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कैसे करोगे। कंपनी ऑडिट, ये कुछ कुछ आप थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने कंपनी लॉ में। जी हाँ, अब मैं फर्स्ट ग्रुप पेपर की बात कर रहा हूँ, जो आपका पेपर है लॉ का, वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे इसलिए टेंशन लेनी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है वो भी देखेंगे, और कहता है ऑडिट ऑफ बैंक, बैंक का ऑडिट आप कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। तो ये तो साहब आपके चैप्टर हैं, यानी कि पूरे कोर्स की अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल 13 चैप्टर हैं। ठीक है, जो दो मॉड्यूल में है। अब उसके बाद देखो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको वैसे ही पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, और रिवीजन बार बार लगातार करनी, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, रिवीजन मस्ट है। अगर आप देखोगे करोगे तो समझोगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक और चैप्टर वाइज वेटेज आपको दे रखी है, यहाँ पर चैप्टर वाइज जो वेटेज दे रखी है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 2 7 और 8, इनकी वेटेज है 20 to 25 मार्क्स। अब आपका जो पेपर है बेटा 116 नंबर का आएगा। जी हाँ, 116 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शन में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको चैप्टर दिखाई दे रहे हैं वो 20 से लेकर 25% तक यहाँ से आएगा। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 5 से 15 मार्क्स, रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल 10 to 15 मार्क्स, और साथ में ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट भी है। ठीक है। फ्रॉड और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी ऑडिट 15 to 20 मार्क्स। ठीक है जी। वैसे तो ये बुक मैंने पूरी डिज़ाइन की है बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए पढ़ने और समझने में। अब ऑडिट रिपोर्ट भैया 5 से 15 मार्क्स की इसकी भी वेटेज है। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 से 15 मार्क्स परसेंटेज में। ऑडिट ऑफ बैंक और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी 10 से 20 मार्क्स। ठीक है जी। अब देखो, कुछ यहाँ पर चैप्टर हैं एसए बेस। अब सर आप कहोगे एसए क्या होता है सर। देखो, जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके से क्या होता है, एसए होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या काम करता है, आपको प्रिपरेशन करनी है किसी चीज़ की, फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने, तो प्रिपरेशन करेंगे, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, उसको कहाँ प्रेजेंट करते हो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें मदद करते हैं कि भैया यहाँ आपको करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप ऑडिट करने वाले हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो भी, आपको नहीं पता ऑडिट वगैरह क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। ऑडिट
करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आएगी। तो आप यहाँ पर आपकी जो हेल्प करेगा बताने में स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आप स्टॉक अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हो, बोलो हाँ दिखाते हो कि नहीं दिखाते। लेकिन जब वो स्टॉक दिखाते हो तो स्टॉक का ऑडिट आप कैसे करोगे अगर स्टॉक आपका थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, या फिर किसी अदर एंटिटी के पास पड़ा है, या फिर आपका सप्लायर के पास पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल। तो ये सारी चीजें, इसका आप ऑडिट कैसे करोगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट आपको हेल्प करता है, मतलब बताता है कि भैया आप इनका ऑडिट करो। तो कहता है एसए बेस्ड चैप्टर आपके कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8 और 11। ये जो आपके चैप्टर हैं ये एसए बेस्ड चैप्टर हैं। उसका नॉन एसए बेस्ड टॉपिक, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, किसका ऑडिट का, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी का ऑडिट हम कैसे करेंगे। यहाँ पर एसए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अलग से हमें कितने एसए पढ़ने पड़ेंगे, 15 एसए हमारे कोर्स में दे रखे हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे और बढ़े। देखिए सर आप लिखवा नहीं रहे हो और टीचर की तरह, बाबू मैं लिखवाऊं फिर आप लिखो, तो लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ वो बात अलग है कि हम लिख लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, लेकिन जब हम टेस्ट की बारी आएगी, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से समझो। अब यहाँ पर जो मैंने दे रखा है क्वेश्चन पेपर आपसे ऐसे ही कैसे पूछेगा, उसका मैंने वो दे रखा है यहाँ पर फॉर्मेट। हाँ जी, अब आईसीआई जो आपसे क्वेश्चन पेपर पूछेगा वो कितने मार्क्स का है, 100। ये बेटा डिवाइड कर कर दो पार्ट के अंदर, 30 मार्क्स के आपसे पूछे जाने एमसीक्यूज, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा 70 नंबर का। अब यहाँ पर भी बाइफ्रिकेशन कर रखी है, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, यानी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, आपको कितने 20, तो 20 मार्क्स ही हो गए। और 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, जिसके मार्क्स हो गए 10, तो टोटल एरिया बनता है 30। यहाँ 70 की बात करूँ, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर है बेटा जी 14 मार्क्स का, यानी जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट, कुछ स्टेटमेंट होगी आपको बताना है रीजन के साथ, प्रोविजन के साथ, कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। सर ये तो 16 नंबर हो गए, आपने अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, 7 अटेम्प्ट करेंगे, जो 2 नंबर का एक है, आपकी कितनी वेटेज आएगी, 14 नंबर की। बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 56 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर 5 क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और ईच क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे। कैसे कैसे, 4 4 4, यानी 4 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, और इनमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 4 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये इसमें भी मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न में कोई आपको किसी भी तरह का डाउट है। सर आप इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या कराने वाले हो, बाबू मैं इसमें कराऊंगा कॉन्सेप्ट, प्लस में एमसीक्यूज, प्लस में ट्रू एंड फॉल्स जो आप इनकरेक्ट इनकरेक्ट करो, और पास्ट ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, और हम छोटे छोटे लेक्चर भी बनाते रहेंगे ताकि आपको मेमोराइज कैसे करना है, मतलब शॉर्ट में आप कैसे बनाते हो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डेली रिवीजन और लर्निंग पे ध्यान देना, चीज़ों को समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो आज हम अपने चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1। सर ये चैप्टर हमें कितने मार्क्स दिलाएगा, बाबू इस चैप्टर की जो वेटेज है 4 से 6 नंबर की वेटेज है, एग्जाम में आपको 4 से 6 नंबर और कंपलसरी आएगा ही आएगा। सर क्या क्या कवर करने वाले हो, तो बाबू पहला चैप्टर थोड़ा क्या कहते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें स्कैटर मैनर में दे रखी हैं, मतलब फैला हुआ है काफ़ी, तो वही हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का यहाँ पर हमारा मीनिंग क्या है। फिर देखेंगे मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट क्या होता है, जैसे कि हर सब्जेक्ट की अपनी डेफिनेशन होती है, यहाँ पर भी कुछ होगा। फिर कहता है मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहेंगे ये भी देखेंगे। यूजर्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ऑब्जेक्ट क्या है साहब, ऑब्जेक्ट हमें बता दीजिए ऑडिट का। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये कुछ शब्द जो हैं बार बार आपको सुनने को मिल रहे हैं, कुछ नए शब्द हैं। फिर कह रहा है हमारे एडवांटेज बता दो, किसके, ऑडिट के।
लिमिटेशंस बता दो, स्कोप बता दो जी, हमारा दायरा कहाँ कहाँ तक सीमित है, और आस्पेक्ट क्या क्या आस्पेक्ट हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। एक एक ऑडिटर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, अभी आपको नहीं पता ऑडिटर क्या होता है, अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये तो बाबू मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ताकि एक बार प्लानिंग हो जाएगी ना तो पढ़ने में हमारे को बहुत सिस्टमेटिक इजीनेस पड़ जाएगी। फिर उसके बाद कहता है अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिट में डिफरेंस क्या है, ये भी चीज देखेंगे। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देखा है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है साहब ऑडिट के। अकाउंटिंग पॉलिसी और डिस्क्लोजर क्या होता है, ये भी देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। देखो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, और आपको वैसे ही करना है, क्योंकि जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप तुरंत वो टॉपिक में जाके देख लो। ठीक है जी। आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर क्या होता है, फीचर्स या कह लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट, या और कह लो टाइप्स ऑफ ऑडिट। यानी कुल मिलाकर मैंने बाबू कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर, 100% कवरेज लेके चलूंगा। पहले चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं समझने के लिए और करने के लिए, तो वैसे ही हम करेंगे। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी बेटा सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई होप मेरी आवाज़, यस, सॉरी बेटा डिस्टरबेंस के लिए, बट एनीवे कोई बात नहीं। ये देखिए आपको मीनिंग ऑफ ऑडिट दिख रहा है, पहला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको, सर आप तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हो, नहीं बाबू मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ 11th क्लास में। देखो ये आपको पिक्चर दे रखी है मैंने, 11th क्लास में आपने एक चैप्टर क्या होगा, कंपनी अकाउंट, बोलो हाँ के ना। कंपनी अकाउंट में भी एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर, जो आपने 12th में तो पढ़ा ही होगा। और आपने सीपीटी जो अब आज की डेट में सीए फाउंडेशन हो चुका है, वहां भी आपने पढ़ा होगा। वहां आप क्या करते थे, एक कंपनी होती थी, इट मे बी पब्लिक और प्राइवेट, नहीं सर मे बी नहीं, ये प्राइवेट ही होगी, कोई पब्लिक कंपनी के बारे में तो आपको पता ही है, प्राइवेट कंपनी तो ऑफर ही नहीं कर सकती पब्लिक को। तो मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ पब्लिक कंपनी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी के बारे में नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखा है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो हम यहाँ पर बाबू प्राइवेट और पब्लिक डिफाइन करने वाले नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बता के चलता हूँ कि मेरी जो एग्जाम्पल में जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी है और ये कौन है, पब्लिक, एक गाना भी था ना, ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक से आप पैसा ले लेते हो, मतलब कंपनी पैसा ले लेती है, ठीक है। और ये पब्लिक, इस पब्लिक को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। अब ये जो पब्लिक है ये अपना पैसा इस कंपनी में लगा देती है, ठीक है। अब इस कंपनी में लगाते हैं, उनसे बोला कि साहब बताइए हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं। भाई इन्होंने मनी लगा रखी है तो ये क्या चाहते हैं भैया, डिविडेंड चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी कैपिटल की, बोलो आके ना। जी सर। तो भैया ये चाहते हैं कि बताओ भैया कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मुझे, बैलेंस शीट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। कैश फ्लो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो साहब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आए। अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो दिए, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, मतलब ये भरोसा कर सकते हैं इस पे। सर ये तो वही बात हो गई, आप खुद अपना एग्जाम लिखो और खुद ही चेक कर लो, बोलो बात समझ आ रही है। चलो ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, सर कुछ ज़्यादा स्टार्टिंग में टेक्निकल हो रहा है। देखो ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, पहले ऑडिट का बात समझते हैं। ऑडिट आप ऑफिशियली आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मेरी यकीन कीजिए मेरी बात पे, यू बिलीव मी कि आप ऑडिट आज पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली, बट ऑडिट आप पहले से जानते हैं। सर कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या, जैसे कि आप जब स्कूल जाते थे, यानी कि आपकी छोड़ो मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो स्कूल जाता था, और मैं बेटा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, शूज़ की, ड्रेस की चेकिंग होती थी, क्या होती थी, चेकिंग होती थी, और डेली चेकिंग होती थी। अब वो एक्चुअल में चेकिंग हो रही है, क्या हो रही है एक्चुअल में, वो ऑडिट हो रहा है, किसका, शूज़ का। भाई बच्चे ने, स्टूडेंट ने प्रॉपर तरीके से शूज़ पहने हैं नहीं पहने, ब्लैक पहने हैं कि नहीं पहने, और हमारी तो ड्रेस की भी होती थी, ठीक है। तो साहब ये ऑडिट नहीं तो क्या है,
अब जब टीचर हमें होमवर्क देती थी, मेरी बात समझना, टीचर हमें होमवर्क देती थी और होमवर्क हम करते थे और नहीं करते थे, तो टीचर क्या करती थी, चेक करती थी होमवर्क, कि भैया स्टूडेंट का होमवर्क जरा चेक करें। तो बेसिकली वो कर क्या रही थी, वो ऑडिट ही कर रही थी कि भैया चेक कर लो, क्या पता इन्होंने होमवर्क किया है या नहीं। और तो और हमारा जो रिजल्ट आता था, मतलब हम पूरे साल मेहनत करते थे, अब पूरे साल मेहनत करते थे, पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, और लास्ट में पेपर किस में से आता था, उन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में पेपर आता। अरे भाई ये ऑडिट नहीं तो और क्या है, कि बच्चों की मेमोरी चेक कर लो, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक है। और तो और मैं रफ और रफ लैंग्वेज में मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने कभी ना कभी बाइक तो चलाई होगी, या कोई व्हीकल तो चलाया होगा। अब वहां पर ट्रैफिक वाले कभी आपको रोक लेते हैं किसी रीजन से या फिर विदाउट रीजन से, वो आपसे कहते हैं दिखाइए जी, दिखाइए डॉक्यूमेंट दिखाइए अपने। अब आप जब डॉक्यूमेंट दिखाते हो तो वो ट्रैफिक वाले बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो साहब ऑडिट कर रहे हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट, कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं भी या नहीं भी। तो मेरे ख्याल से ये रफ लैंग्वेज है, लेकिन सर ये तो आपने रफ लैंग्वेज में बता दिया, बट रियल लाइफ में ऑडिट किसका होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा यहाँ पर भाई, दोबारा से बात करते हैं, ये पब्लिक है, ये कंपनी है, पब्लिक ने कंपनी में पैसा लगाया, पब्लिक जानना चाहती है भाई कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, हमें बताओ ताकि हमें कुछ ना कुछ मिले। तो साहब ये जो हैं इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, शायद दिखाई नहीं दे रही, और कैश फ्लो बना दी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बना तो दी, क्या ये रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है, क्या इस पर्सन पर भरोसा किया जा सकता है, बोलो। ये तो मैंने एग्जांपल भी देता, वही बात हो गई, एक काम करो, आप खुद ही पेपर लिख लो और खुद ही चेक कर लो। भाई यही तो हुआ, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और यही अपनी वो दे रहे हैं, लाइबिलिटी दे रहे हैं कि भैया ठीक है हमारे फाइनेंस। तो इनको कहीं ना कहीं डाउट है, अभी ये देखो मैंने थोड़ा सा नीचे दिखा रखा है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है। ये जो मेंबर हैं ये कहते हैं भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप जाइए, जैसे कि दीवार पिक्चर में डायलॉग भी था ना, जाइए सबसे पहले उसको गिरफ्तार को जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। तो ये शेयर होल्डर भी कहते हैं जाइए सबसे पहले उस ऑडिटर का या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करा के लाइए, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं या नहीं बने हैं, इसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा, कौन है बुद्धिमान शक्तिमान इंसान। तो साहब वो बुद्धिमान शक्तिमान इंसान है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए विद सीओपी। मैं जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूंगा, सीए की बात करूंगा, तो इसका मतलब सीओपी ऑब्वियस सी बात है मैंडेटरी है उसके साथ, ठीक है जी। तो मैं सीओपी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो भैया ये पावर किसको दे रखी है, चेक करने की, एक ऑडिटर को, कि भैया आप क्या करो उसको चेक करो। यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाए हुए हैं, सबसे पहले सीए से आप क्या कराओ, वेरीफाई कराओ कि ये ठीक बने भी हैं या नहीं। अब सीए क्या करेगा, सीए एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। याद करो वो 11th वाले दिन आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल रिकॉर्ड करते थे, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मतलब सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या करेगा, वो करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कि भैया सेल, पहले देखेगा सेल, अगर मान लो आपने 10 लाख की दिखा रखी है, 10 लाख की ट्रेडिंग में सेल दिखा रखी है, तो वो चेक करेगा भैया इतनी सेल है भी या बोकस सेल दिखा रखी है, यस और नो। तो वही चीज़ है, सेल चेक करेगा कैश है या क्रेडिट है, कैश है तो भाई इसका कैश का बैलेंस कहाँ है, बैंक में है या कैश में है, या चेक के थ्रू है, ड्राफ्ट के थ्रू आया है। और मान लो क्रेडिट है तो भैया क्रेडिटर कहाँ है, सॉरी डेटर कहाँ है, डेटर दिखाओ मुझे। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया कि रियल लाइफ में ऑडिट की जरूरत कहाँ होती है। एक और एग्जांपल के साथ हम चलते हैं आगे। अभी मैंने कुछ भी पढ़ाया नहीं है आपको, मैं सिर्फ ऑडिट की नीड बता रहा हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं ये एक बिजनेसमैन है, ध्यान से समझना, सिर्फ सुनने का काम है पहली क्लास में, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि बच्चों को समझ में क्यों नहीं आया। मैं बताता हूँ वो क्या रीज़न है, वो रीज़न है एक्टिव लिसनिंग। आपने एक्टिव लिसनिंग नहीं करी। जी हाँ, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, जो आपके फर्स्ट ग्रुप में आपको पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप एक्टिव लिसनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मैं मानता हूँ हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, कोई टीचर बेकार नहीं पढ़ाता, ठीक है। अब सर कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर ऑडिट कहाँ से पढ़ें, क्या सर आप टीचर होगा प्रमोशन कर रहे हैं, तो आंसर इज नो। अगर मेरे से पूछोगे कि बेस्ट टीचर कौन है,
तो मैं उनके नाम यहाँ लेना चाहूँगा। एक तो पंकज गर्ग सर हैं, जो प्रवीण शर्मा सर के साथ एसोसिएट हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं अगर उनकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, चलिए पंकज गर्ग सर नहीं है। उसके बाद बाबू टॉपर में अरविंद दुबे सर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पढ़ाते हैं, ऑसम पढ़ाते हैं। अगर आपको रियल में ही पास होना है तो आप उनसे क्लास ले सकते हैं। और तीसरे तीसरे सर कपिल गोयल सर, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वहाँ उनसे भी आप पढ़ सकते हो। और मान लो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे ठीक आए हो, मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। सर आप भी कुछ चार्ज करेंगे? बाबू चार्ज बिल्कुल नॉमिनल है, और दूसरी चीज़ हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। और कॉस्ट क्या, वो रेमुनरेशन होता है नॉमिनल से, जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने के लिए। बाकी मेहनत तो आप ही ने करनी है, पढ़ना तो आप ही ने, लर्न तो सारा आप ही ने करना है। तो वही सारी चीज़ें। तो चलिए कम टू द पॉइंट, मैं आपको अपने पॉइंट पे लेके आ चुका हूँ। मैंने पहला एग्जांपल दिया ऑडिट क्यों है, ऑडिट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है जी। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि भैया एक कंपनी है, पब्लिक से पैसा उठाती है, वो पब्लिक जानना चाहती है कि भैया हमारी कंपनी में क्या चल रहा है। तो जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप क्या कराओ, सर्टिफाई करा के लाओ, इसका ऑडिट करा के लाओ। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ कि ऑडिट का कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, ये एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन भी है, और तो और ये चार्टेड अकाउंटेंट भी है। मैं कुछ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और तो और ये चार्टेड अकाउंटेंट भी है। अब जब चार्टेड अकाउंटेंट है, ये कहता है कि भैया मुझे बिजनेस के लिए मुझे लोन चाहिए बैंक जी, ये बैंक है, देखो कितना सारा यहाँ पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे लोन चाहिए। तो ये बैंक का मैनेजर है, ये कहता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइए ऑडिट किए हुए। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ किए हुए, या किसी चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट कर। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्यों मांग रहा है, कहता है किसी सीए से करा के लाओ। तो ये कहता है जी मैं तो खुद ही अटेस्ट कर देता हूँ, मैं तो खुद ही सीए हूँ। तो एक बात बताओ, इसको लोन की ज़रूरत है और इसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, और ये खुद ही उसको क्या कर देगा, टेस्ट कर देगा, यानी कि खुद ही वेरीफाई कर देगा। तो क्या भरोसेमंद है? ये तो गलत भी तो कर सकता है ना, इसका तो इंटरेस्ट हो गया इसमें। तो भैया मैनेजर ने कहा नहीं जी नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके सिग्नेचर अलाउड नहीं है, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी सीए है, ये देखो बेटा शायद आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, मेरा बेटा भी सीए है जी, मेरे बेटे से करा देता हूँ, क्या दिक्कत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लोन चाहिए ना, तो ये पहले इनकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा है कि भैया लोन वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इनका स्टेटस जानना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हैं, अगर आप कार फाइनेंस कराने हैं, आप होम लोन लेते हैं, तो वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं ना, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वो आपकी बेसिकली क्या देना चाहते हो, आपकी कैश ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं कि भैया ये पर्सन क्या पे कर भी पाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लोन लेना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भैया ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो। तो ये कहता है मैं खुद ही ऑडिट कर देता हूँ, मेरा बेटा भी सी है। तो कहता जी ये भी नहीं चलेगा। कमाल है, ये भी नहीं चलेगा, मतलब सेल्फ अटेस्ट कर दूं? तो आंसर इज नो। कहता जी मेरा एम्प्लॉय, ये भी बेटा चार्टेड अकाउंटेंट है, देखो इसने कितना बड़ा बैग ले रखा है। ठीक है, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है, और ये इसका एम्प्लॉय है, किसका, बिजनेसमैन का। तो ये इसका एम्प्लॉय है, कह रहा एम्प्लॉय से करा दूं। तो मैनेजर साहब ने फिर मना कर दिया, भाई साहब आपको समझ में नहीं आता। तो ये कहता है आप ही बता दो। ये कहता है कि भैया एक इंडिपेंडेंट सीए से करा के लाओ, जिस पर आपका इन्फ्लुएंस ना हो, जिसका डिसीजन किसी के सबॉर्डिनेट में ना हो, जो अनबायस मैनर्स में काम करे। मैंने 3 शब्द यूज किए, अभी आगे बताऊंगा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब जिसको आप जानते ना हो, जो बिल्कुल आपसे बिल्कुल अलग हटके हो, जिसका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में ना हो। ठीक है, उनको। तो चलिए वो पर्सन कौन है, देखिए वो ये रहे, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको आप ऑडिटर कहते हो। ठीक है जी। तो ये इंडिपेंडेंट की कहानी क्या है, ये आगे देखेंगे क्या है। उसके बाद मैं तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। तीसरा एग्जांपल बिल्कुल हमारा मोदी जी से जुड़ा। आप देखो ये एक बिजनेसमैन है, खूब सारा बेटा पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा इसने कमाया है, बहुत पैसा इसने कमाया है। और ये हमारे मोदी जी हैं। ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स
सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इनका कंट्रोल है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? मोदी जी की। तो मैंने यहाँ पर मोदी जी की पिक डाली। देखो मोदी जी क्या करें, अपना टैक्स पे करो जो बनता है, वो भी इंडिपेंडेंट। देखो मोदी जी भी क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट से ऑडिट करा के, इंडिपेंडेंट सीए से, सॉरी, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के। अभी कहता है कि भैया इंडिपेंडेंट से ऑडिट करा के, मतलब अगर हमने इसको छूट दे दी कि भैया आप एक काम करो, आपको टैक्स पे करना, तो ये अपना पीएनएल बनाएगा, अपनी बैलेंस शीट बनाएगा और अपना प्रॉफिट कहेगा मोदी जी जीरो है मेरा प्रॉफिट। तो भैया मोदी जी को इस पर कैसे मतलब लाइबल होगा? मोदी जी कहते हैं कि भैया सीए से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के लेके आओ। क्या करा के लेके आओ? ऑडिट करा के लेके आओ, तब हम मानेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने की जो पावर है किसके पास है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पावर है। तभी मोदी जी कहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए का, एक ऑडिट का सिग्नेचर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि हर एक पब्लिक जो कंपनी में पैसा लगाती है वो भरोसा करती है किस पर? कि साहब ऑडिट हो चुका है, सीए साहब ने ऑडिट कर दिया है, तो ये रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आपको मैंने 3 बात बताई, तीनों बात मैं रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन या पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो ये था कि भैया एक कंपनी है, कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, पब्लिक जानना चाहती है कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैनेजमेंट खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सीए से टेस्ट करा के लाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर बताया कि भैया एक बिजनेसमैन है, वो खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका एम्प्लॉय भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर भी उसके साइन नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि एक वर्ड आया यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ड आया इंडिपेंडेंट। कि भैया आप जिससे भी अपने ऑडिट कराओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक करना, ठीक है? चेक कह लो, वेरिफिकेशन कह लो, या इवेल्युएशन कह लो, सबका मतलब एक है। लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूट को जो नाम पसंद है, जो लॉ में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ऑडिट। ठीक है जी। तो ऑडिट की मैंने यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट बताई 3। हालांकि ऑडिट ही है, आप जहाँ भी देखोगे ऑडिट ही है। ऑडिट का मतलब होता है ओपिनियन देना, चेक करना। आप मूवी देखने गए, आप मूवी देखने गए और आप किसी ने आपसे पूछा भाई कैसी लगी मूवी, तो भैया वो ऑडिट ही तो है। आपने मूवी देखी और उस पर आपने ओपिनियन दिया। आप अपने लिए लड़की देखने गए और फैमिली वाले ने पूछा भैया बताओ लड़की कैसी है, तो आपने क्या दिया? अपना ओपिनियन दिया, लड़की ऐसी है वैसी है। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हो? अब मैं आपको लेके चलता हूँ किस पर? डेफिनेशन पर। तो देखो डेफिनेशन अब आपको समझ आती है या नहीं, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेफिनेशन पर। ठीक है जी। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डेफिनेशन, कहता है ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि भैया ये तो वही बात हो गई, एक काम करो आप ही पेपर लिख लो, आप ही चेक कर लो, आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो और आप ही उस पर वो कर लो, रिलाई कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका इन्फ्लुएंस ना हो आपके ऊपर, जिसका डिसीजन सबॉर्डिनेट ना हो, जो अनबायस मैनर्स में काम करे, मतलब निष्पक्ष काम करे। ठीक है, जिसका कंट्रोल ना हो। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर आप तो बता रहे थे क्या कहते हैं कैश फ्लो, आपने तो बताया बैलेंस शीट, आपने तो बताया पीएनएल। बाबू इंफॉर्मेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? कैश फ्लो में कैश की आइटम है, यानी बैलेंस शीट में स्टॉक पड़ा हुआ है। अब स्टॉक में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। स्टॉक का छोड़ो, बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग आपने दिखा रखी है, 1 करोड़ की बिल्डिंग दिखा रखी है। अब उस 1 करोड़ की बिल्डिंग को चेक तो करेगा वो एक्चुअल में है भी या नहीं, कहीं ऐसी बोकस बिल्डिंग दिखा रखी है, तो उसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो उसको इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, जिससे खरीदी है वो भी चेक करना पड़ेगा, लीगल डीड भी देखनी पड़ेगी। यस और नो? चलिए, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब निष्पक्ष। ऐसा एग्जामिनेशन है उस व्यक्ति का किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट और लॉस की जितनी भी आइटम है उनकी बात कर। ऑफ एनी एंटिटी, कह रहा है सारी एंटिटी। एंटिटी का मतलब यहाँ पर कंपनी से अभी के लिए, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अब यहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड या एनपीओ भी कवर हो गया। बिजनेस तो कंपनी तो कवर है ही, एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और
नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट का मतलब यहाँ पर अगर कोई एनपीओ है तो साहब उसको भी ऑडिट कराना पड़ेगा। साहब एनपीओ का मतलब भैया एक गवर्नमेंट स्कूल है, क्या उसको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा? ये जो गुरुद्वारे हैं, लंगर चलता है, क्या उनको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा। ये साईं बाबा जो हैं, हमारे शिरडी के साईं बाबा जो हैं, साईं ट्रस्ट, उन पर जितना भी चढ़ावा आता है क्या वो ऑडिट नहीं करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। तो यहाँ पर वही दे रखा है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। हालांकि उन एनपीओ का कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो वेलफेयर के लिए है। इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, कह रहा है छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, छोटा हो या बड़ा हो। हालांकि मैं भी उस पर नहीं जा रहा, मैंडेटरी ऑडिट और वॉलंटरी ऑडिट यानी सबका ऑडिट होगा। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जाम, कह रहा है एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। कहता है एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कह रहा है चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, यानी कि एनपीओ भी कवर हो गई। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, कह रहा है लीगल फॉर्म कुछ भी हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो। अभी हालांकि पार्टनरशिप फर्म में ये मत बोल देना सर वहां तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है बट आप करा सकते हो, ठीक है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन कंडक्ट विद द व्यू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपको उस पर क्या देना, ओपिनियन देना है। क्या देना है बेटा जी, ओपिनियन। मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई? ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, एनपीओ हो, रिस्पेक्ट साइज कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, और उसका लीगल फॉर्म सोसाइटी हो, कंपनी हो या चैरिटी हो, कुछ भी हो। देन सच एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट करके उस पर अपनी राय देनी है। मतलब अगर एक ऑडिटर की मैं बात करूं तो एक ऑडिटर क्या करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। अभी आगे देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। अभी के लिए मान लो कैश फ्लो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस चेक करेगा, हाँ भाई इसकी सेल इतनी है, हाँ जी इतनी है। अब उस सेल को चेक करने के लिए एविडेंस देखेगा, क्या सर सेल हुई है, क्रेडिट में हुई है तो डेटर होगा, डेटर से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, हाँ जी इतने की सेल हुई थी, डेटर का हाँ जी साहब हुई थी, कंफर्म हो गया जी। अगर मान लो कैश की सेल है तो कैश होगा या फिर बैंक में होगा, हाँ जी बैंक से कंफर्मेशन ले लेंगे, हाँ जी क्या इतने की सेल हुई थी, बैंक वाले कहेंगे हाँ जी ये स्टेटमेंट देखो उसमें है। तो उस पर ओपिनियन देना है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें उस पर अपनी राय व्यक्त करनी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अब राय अपनी कैसे व्यक्त करेगा, रिपोर्ट देकर। जैसे एक डॉक्टर रिपोर्ट देता है ना जी आपको ये बीमारी है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, तो आप उस पर राय करते हो, हाँ यार आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, तो डॉक्टर एक रिपोर्ट बना के देता है ना जी इनको कोरोना हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, कैश फ्लो का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, चेक करता है एक एक आइटम क्या वो सच्ची है या झूठी है। अगर जो भी होगा वो अपना ओपिनियन रिपोर्ट के थ्रू आपको बता देगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक और वर्ड था, इंडिपेंडेंट। तो मैं इंडिपेंडेंट पे आपके लिए clear करता हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट मीन्स द जजमेंट, जजमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू विशेस टू द अदर पर्सन। अब देखो जैसे कि कह रहा है इंडिपेंडेंट मतलब जजमेंट जो है वो किसी का सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसकी मैं बात करूँ तो ये इसका इन्फ्लुएंस नहीं है अपने बेटे पर। कहता है साइन कर जल्दी, जल्दी साइन कर वरना तेरा बोरी बिस्तर बाहर फेंक दूंगा। तो मैं कह नहीं सकता कि इसका इन्फ्लुएंस है, मतलब इसका जजमेंट इसका और एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय भी अगर साइन करेगा तो एम्प्लॉय का तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो भैया एम्प्लॉय से कहेगा बेटा बोरी बिस्तर बांध ले अगर तुझे नहीं साइन करने तो, ठीक है। तो भैया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जरूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब निष्पक्ष, जिसको आप बोलते हैं अनबायस मैनर्स में, ठीक है। तो देखो इट्स रिक्वायर दैट शुड नॉट एक्ट अंडर द एनी इन्फ्लुएंस, कह रहा है किसी के कहने पर ना करे, मतलब जिसका कंट्रोल ना हो डायरेक्ट। जैसे कि डायरेक्ट कंट्रोल था ना एम्प्लॉय पर, जो डायरेक्ट कंट्रोल है, नहीं करेगा तो बेचारे को नौकरी से निकाल देगा। और कहता है दस ही कैन वर्क इन कंप्लीट अनबायस मैनर्स। अनबायस मैनर्स का मतलब निष्पक्ष तरीके से, यानी किसी भी तरीके से निष्पक्ष। अब देखो ये मैंने आपको एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है, तीन एग्जाम्पल दे दिए,
ठीक है, डेफिनेशंस पूरी समझा दी। क्या आपको डेफिनेशन याद करनी है? तो आंसर इज नो। तो सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, देखो एक बात चीज और, मैं यहाँ पर मेरे को ये पता है कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लेके आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी करते जाओ, डेफिनेटली 60+ ही स्कोर करोगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी करते जाओ। हो सकता है मुझे इतनी नॉलेज भी ना हो, लेकिन मुझे ये पता मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे से नॉलेजेबल टीचर भी बहुत हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पर जो मैंने आपकी जो तैयारी के लिए जो क्वेश्चन दे रहे, देखो अब इस पर जो क्वेश्चन है अभी तक कोई क्वेश्चन उस पर तो बना नहीं है। किस पर? क्या कहते हैं, डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स या फिर करेक्ट डेफिनेशन पे तो बनानी है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी, एक बार नजर मार लेना समझ के। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज का बड़ा फंडा है। तो एमसीक्यूज यहाँ पर आ सकते हो और एमसीक्यूज आप देख भी सकते हो। तो उस डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर 2 एमसीक्यूज मुझे मिले हैं, वो दोनों के दोनों मैंने डाल दिए हैं। मैं कोई वेट नहीं करूंगा चैप्टर खत्म होने का, मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा अगला, उससे रिलेटेड पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, और उसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ट्रू और फॉल्स साथ के साथ ही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि साथ के साथ करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ भी आएगा और आपको ये भी लगेगा कि क्या है। चलिए, एन ऑडिट इज एन dash examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of size or legal form, then such their examination conducted with the view opinion thereon। अब क्या क्रिटिकल पढ़ा है? क्रिटिकल तो पढ़ा ही नहीं था हमने। डेफिनेशन में क्रिटिकल पढ़ा था? नहीं। क्या डिटेल पढ़ा था? नहीं। क्या इंडिपेंडेंट पढ़ा है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, तो यस, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, तो सारे कैसे हो जाएंगे? तो ये आपका सी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब देखो, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज था, लीगल फॉर्म था, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट था। जी हाँ, तीनों थे, यानी ये तीनों शब्द थे। ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, बाकी दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का मुझे प्यार जो यूट्यूब के थ्रू मिल रहा है, वो प्यार ही मुझे मोटिवेट कर रहा है आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने के लिए। अपना प्यार इसी तरह से देते रहें, और प्लीज़ इस ऑडिट के लेक्चर का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और नहीं भी आ रहा तो कहाँ दिक्कत है, एग्जाम्पल में दिक्कत है, किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो वो मेरे को बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि और से और बेटर आपको सर्विस दे पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।